नमस्कार। तो ट्विटर के ऊपर मौलाना उद्धव ठाकरे ट्रेंड कर रहा था और ये ट्रेंड क्यों कर रहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आज हम लोग इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे कि शिवसेना को जिस काम के लिए बनाया गया था वो वही काम क्यों नहीं कर रहे हैं, बल्कि कि उसके उल्टा जो काम होता है वो कर रहे हैं। एमपी नवनीत राणा और उनके हस्बैंड जो कि एक एमएलए हैं रवि राणा, उनको अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। उनको अरेस्ट इसलिए किया गया था क्योंकि वो उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जो कि मतोश्री है वहाँ पे वो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते थे। फिर उसके बाद जो शिवसेना के लीडर थे संजय रावत, उन्होंने ये धमकी दिया कि अगर मतोश्री के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो 20 फीट नीचे ज़मीन में गाड़ दूंगा। ये एक पॉलिटिशियन का बयान है? मुझे नहीं लगता। संजय रावत ने यह भी कहा कि मैं दाग देता हूं उन शिव सैनिकों की जिन्होंने बंटी और बबली के घर के बाहर एम्बुलेंस पार्क किया ताकि वो लोग निकल ना पाए। अब ये बंटी और बबली किसी और को नहीं बल्कि नवनीत राणा और उनके हस्बैंड को कह रहे हैं। तो संजय रावत जो कि खुद एक पॉलिटिशियन है, एक दूसरे पॉलिटिशियन को दूसरे नाम से बुला के चिढ़ा रहा है। लेकिन वहीं पर जब कोई एक आम आदमी उनके ही पार्टी के किसी मेंबर का नाम कुछ और रख देता है तब ये लोग अपने पावर का इस्तेमाल करके उसको जेल में डाल देते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ समीत ठक्कर के बारे में। समीत ठक्कर को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में लिखा था बेबी पेंगुइन, और इस ट्वीट के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। मतलब जो काम आप खुद कर रहे हो वो सही है और अगर पब्लिक करे तो गलत है। जिस काम के लिए बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को बनाया था ठीक उसके विपरीत काम अभी के शिवसेना वाले लोग करते हैं। इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो, Muslim Congress leaders pressurize Maharashtra government to allow Bakri Eid sacrifice even as Shivsena-led government puts several restrictions on Ganesh उत्सव। 2020 में जब कोरोना आउटब्रेक हुआ था तो उस टाइम पे शिवसेना जो कि रूलिंग पार्टी है उन्होंने गणेश उत्सव के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। और इसी को देखते हुए कांग्रेस के जो मुस्लिम लीडर्स हैं उन्होंने शिवसेना को प्रेशराइज किया कि ईद के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस मत लगाना। अब इस तरीके के कई और भी आर्टिकल्स उपलब्ध हैं, बट उनको दिखा के मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं मेन मुद्दे की बात पे आना चाहता हूँ। मेन मुद्दे की बात यह है कि आखिर शिवसेना ये सब कर क्यों रही है। इसका आंसर सिर्फ एक वर्ड का है और वो है पावर। देखिए, ये जो पॉलिटिक्स है इसमें कोई भी किसी का सगा नहीं होता है। सबके लिए सिर्फ एक ही चीज प्यारी होती है और वो होती है कुर्सी। कुर्सी के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। बट बाला साहब ठाकरे जी ने जब शिवसेना को बनाया था तो उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो पावर में आना चाहते हैं या फिर वो सीएम बनना चाहते हैं। उनका सिर्फ एक लक्ष्य था और वो था हिंदुओं की रक्षा करना। तो दोस्तों, अगर आप लोग अपने नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो आप लोग हमारे रिलीजियस बुक से सीख सकते हो। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा गुरुदत्त जी का श्री राम के ऊपर ये ऑडियो बुक या फिर गरुड़ पुराण के ऊपर ये ऑडियो बुक, जो कि आप कुकू एफएम के ऊपर सुन सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि कुकू एफएम क्या है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। कुकू एफएम एक बहुत ही बढ़िया ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आपको इस तरीके के और भी बहुत सारे ऑडियो बुक्स सुनने के लिए मिलते हैं। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे ऑडियो बुक सुनने के लिए मिलेंगे, जैसे कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, बायोग्राफी, जियोग्राफी, जियोपॉलिटिक्स। कुकू एफएम पे जो कंटेंट अवेलेबल है उनके रेटिंग्स 4.5 से भी ज्यादा है और यहाँ पे नॉन फिक्शन कंटेंट की बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। और कुकू एफएम के इस पूरे ऑडियो लाइब्रेरी को आप सुन सकते हो साल में सिर्फ 199 रुपए देकर। वैसे तो कुकू एफएम का जो ईयरली चार्ज है वो 399 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप लोग मेरा कूपन कोड EN50 यूज़ करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको सिर्फ पे करने होंगे 199 रुपीज़। तो आपको सिंपली ये करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके साइन अप कीजिए और मेरा कूपन कोड EN50 यूज़ कीजिए और 50% का डिस्काउंट पाइए। अगर टाइम मशीन में हम लोग थोड़ा पीछे जाएं तो हम लोग ये देखते हैं कि शिवसेना जो है वो ज़्यादा टाइम तक पावर में नहीं रही है कभी, लेकिन फिर भी उस समय पे लोगों के दिलों में शिवसेना के लिए इज्जत थी। अब सिर्फ डर रह गया। लोगों को डर लगता है कि अगर मैंने शिवसेना के खिलाफ कुछ बोल दिया तो शिवसेना के जो लोग होंगे वो आके मैं मारेंगे, क्योंकि शिवसेना को जिस काम के लिए बनाया गया था वो काम हो ही नहीं रहा है। अब क्योंकि शिवसेना का जो गठबंधन है वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ है तो उनको पावर में रहने के लिए एनसीपी और कांग्रेस की बात को मानना ही पड़ेगा। चाहे आप हंस के मानो या फिर आप रो के मानो, आपको बात मानना ही पड़ेगा। अगर शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की बात नहीं मानेगी तो शिवसेना से जो सपोर्ट है वो एनसीपी और कांग्रेस वाले ले लेंगे, जिसके बाद की जो पूरा गवर्नमेंट है वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, फिर से इलेक्शन होना पड़ेगा। तो इसीलिए शिवसेना को कांग्रेस और एनसीपी की बात माननी पड़ती है। अब कांग्रेस और एनसीपी का जो आइडियोलॉजी है वो हम सब लोग जानते हैं। कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो शुरुआत से ही एंटी हिंदू रही है। जिन पालघर के साधुओं की लिंचिंग हुई थी, क्या अभी तक उनको न्याय मिला? नहीं मिला। लेकिन वहीं पे अगर बाला साहब ठाकरे भी होते तो क्या ऐसा होता? मुझे नहीं लगता है। बाला साहब ठाकरे जी के राज्य में किसी की औकात नहीं थी कि हिंदुओं के ऊपर वो आंख उठाकर भी देख ले। अब चलिए बात करते हैं कि जब बीजेपी और शिवसेना दोनों मिलकर महाराष्ट्र को रूल कर रही थी तो फिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में दरारें आ गई और वो जो पूरा गवर्नमेंट था वो टूट कर बिखर गया। फिर जो शिवसेना होती है वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर वहां पे रूल करती है। इस चीज को जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा खंगालना पड़ेगा। लोकसभा के इलेक्शंस की बात करें तो शिवसेना ने 1971 में 5 सीट्स को कंटेस्ट किया,
जिसमें से वो लोग 0 जीते। 1980 में शिवसेना ने 2 सीट को कंटेस्ट किया, जिसमें भी वो लोग हार गए, एक भी सीट नहीं जीता। 1989 में उन्होंने 3 सीटों को कंटेस्ट किया, जिसमें से वो लोग 1 सीट जीते, जिसमें कि बीजेपी के साथ अलायंस था। अब उसी साल यानी कि 1989 में गोवा इलेक्शंस में शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ जाके इलेक्शंस लड़े। 6 सीटों के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन फिर भी वहां पे भी उनको खाली हाथ मिला, एक भी सीट उन लोगों ने नहीं जीता। फिर उसके बाद 1991 में उन्होंने 14 सीटों के ऊपर यूपी के असेंबली इलेक्शंस में लड़ाई, जिसमें से कि उनको सिर्फ 1 सीट के ऊपर विजय हासिल हुआ। 1993 में शिवसेना ने एमपी के अंदर इलेक्शंस लड़ा, टोटल 88 सीटों पे, और वहां पे उनको क्लीन चिट मिला, 0 सीट उनको मिला। शिवसेना बीजेपी के साथ 30 सालों तक महाराष्ट्र में रही, और महाराष्ट्र के बाहर वो लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहे, बट उनको कहीं पे भी कोई भी सक्सेस हासिल नहीं हुआ। हर जगह 1 सीट या फिर 0 सीट मिला। तो जब उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि हम लोग बीजेपी से नाता तोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल है वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये सिर्फ बेबुनियाद थी। उनको सीएम बनना था, इसीलिए उन्होंने बीजेपी से अलायंस तोड़ा। अभी जो शिवसेना ने बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ा, इसके पीछे की जो कहानी है वो भी बहुत मजेदार है, सुनिए आपको मजा आएगा। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, शिवसेना ने बीजेपी को अपोज करना शुरू किया, दोनों के अंदर तू मैं होने लगी। फिर समय आता है 2019 के असेंबली इलेक्शंस का। जब 2019 के असेंबली इलेक्शंस हो जाते हैं और जब इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं, तो संजय राउत और उद्धव ठाकरे मिलकर एक प्लान बनाते हैं बीजेपी को बैक स्टेप करने का, और फिर इसी के बाद शरद पवार के साथ मिलकर बीजेपी को बैक स्टेप किया जाता है। शिवसेना बीजेपी के सामने ऐसे ऐसे प्रस्ताव रखती है, ऐसे ऐसे डिमांड्स रखती है कि बीजेपी उसको फुलफिल कर ही नहीं पाते हैं, और लास्ट में वही होता है, बीजेपी और शिवसेना का जो अलाई होता है वो टूट जाता है, और शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती है। अब क्योंकि शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाया है, तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी और आपको उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये है पूरी कहानी, और अगर इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इस आर्टिकल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आके आप पढ़ सकते हो। मैंने अपने मन से एक वर्ड नहीं बोला है, जो कुछ मैंने कहा है वो पूरा का पूरा इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, क्योंकि भाई महाराष्ट्र के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पे अगर आप उनके गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलते हो तो आपको उठा के जेल में डाली जाएगा।